हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज यहाँ पर बात करने वाला हूँ एमपीजीके की। एमपीजीके में सिलेक्शन तक बुक के माध्यम से हम बात कर रहे हैं और आपने जैसे देखा होगा कि पिछली वीडियो में हम मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था, पॉलिटी और मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में जो है अभी तक हम बात कर चुके हैं। 46 चैप्टर हमारे अभी तक जो है कंप्लीट हो चुके हैं, याद रखिएगा 46। आज का हमारा 47 वाला चैप्टर होगा। 47 के चैप्टर में आज हम जो है मध्य प्रदेश की पूरी ट्राइब्स के बारे में जो है बात करने वाले हैं। तो जनजातियों के बारे में एक ही वीडियो में पूरा बात करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश की जनजाति, जिसमें सारी जनजातियां आ जाएंगी, उनकी आपकी परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, व्यक्तित्व, संग्रहालय, संस्थान, प्रशासन, सारे बारे में जो है आज हम जनजातियों संबंधी बात करने वाले हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो उसमें मध्य प्रदेश की कला संस्कृति के बारे में जो है बात करेंगे। चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए हम अपने सबसे पहले मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ज्यादा धैर्य के साथ आपको देखना है, क्योंकि थोड़ा हो सकता है लंबा सेशन बने, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। आप सभी को पता है कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हम इंट्रोडक्शन की बात की जाए, सामान्य परिचय की बात की जाए, तो अनुसूचित जनजातियों का सामान्य परिचय देख लेते हैं। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 366 क्लोज 25 के अनुसार जनजातियों से तात्पर्य उन जनजाति समुदायों या समूहों से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 क्लोज 1 में अनुसूचित जनजाति के रूप में माने गए हैं। उनको हम जो है जनजाति समुदाय या समूहों के अंतर्गत रखते हैं। अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए अनुसूचित जनजातियों की सूची अधिसूचना जारी जो है कर सकता है। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री 2025 में ऑलरेडी आ चुका है कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अनुसूचित जनजाति की सूची अधिसूचना जारी कर सकता है। तो आर्टिकल 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों की कुछ विशेषताएं होती हैं। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली हो, विशिष्ट जनजाति संस्कृति, भाषा, प्रथाएं, परंपराएं, धार्मिक विश्वास, कला एवं दस्तकारी से संबंधित हो, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन हो, तभी इनको राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित जनजाति घोषित जो है की जाती है। कुछ फैक्ट हैं, जैसे पहली बार अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 43 अनुसूचित जनजातियां निवासरत हैं। पहले 46 थी, लेकिन वर्तमान में कीर, मीना और पारथी को 2003 में जो है विलोपित या समाप्त कर दिया गया। तो अब केवल 43 अनुसूचित जनजातियां बची हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में आदिवासी को अतविका नाम से जो है जाना गया है और जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिवासियों को पहाड़ी जनजाति के रूप में संबोधित किया है। महात्मा गांधी ने इन्हें गिरिजन कहा है तथा गोविंद सदाशिव घुरिये के द्वारा पिछड़े हिंदू जो है कहा गया है। जनजाति समुदाय के लिए सर्वप्रथम आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने प्रयोग किया था, जिन्हें जनजातियों का पितृ पुरुष भी कहा जाता है। बैरियर एल्विन ने जनजाति समूहों की कला संस्कृति उनके जीवन पर आधारित द बैगा 1939 में, मुरिया और उनका घोटुल 1947 में पुस्तक को लिखा हुआ है। प्रोफेसर श्यामचरण दुबे एवं इनकी पत्नी लीला दुबे ने गौड़ जनजाति का सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन भी किया हुआ है। एक क्वेश्चन आता है, जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? और एमपीपीएससी प्री 2025 में ये भी क्वेश्चन आया था। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस जो है मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जननायक बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति की बात किया तो भील है और सबसे छोटी जनजाति की बात किया तो कमार है। ये भी आप याद कर लीजिए। कुछ आंकड़े हैं जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में बात किया तो 1,53,16,784 व्यक्ति जनजाति वर्ग जो है निवास है। मध्य प्रदेश में जनजाति जनसंख्या 21.10% है, जबकि भारत में 8.6% है। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या में अगर इनका प्रतिशत पूछा जाए तो ज्यादा रहता है 21.10%। भारत में पूरी जनसंख्या में 8.6% है। देश की सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां मध्य प्रदेश में ही निवास करती हैं और देश की कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 14.69% मध्य प्रदेश में निवास करती है। जनजाति प्रतिशतता की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश में स्थान पूछा जाए तो 13वां है। प्रतिशत की दृष्टि से बात की जा रही है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या धार जिले में देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां प्रतिशत की दृष्टि से पूछा जाए तो अलीराजपुर जिले में है, 89% जनसंख्या निवास करती है। भिंड जिला मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जनसंख्या वाला जिला है और प्रतिशत वाला भी जिला आपका भिंड जिला ही है, सबसे न्यूनतम में। अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला बात किया है तो छतरपुर है, जबकि न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला मंदसौर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात पूछा जाए तो 984/1000, मतलब कि 1000 महिलाओं पर अनुसूचित जनजातियों में 984 आपकी महिलाएं जो है मिलती हैं पुरुषों में।
अनुसूचित जनजातियों का ग्रामीण लिंगानुपात 986/1000 है और नगरीय क्षेत्र में लिंगानुपात 956/1000 है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या जनजाति की 10 की वृद्धि दर की बात किया तो 25.2% देखने को मिलती है। अगर जनसंख्या के आधार पर जनजातियों क्रिम की बात किया, सबसे ज्यादा भील है 39%, बात किया है गोंड 33%, कोल 7.62%, कोरकू 4.70% और सहरिया 4.10%। आपकी ये प्रतिशतता की दृष्टि से बताया गया है इनका क्रम कौन सा किसका है। जनजातीय साक्षरता की बात किया है, जनजातीय साक्षरता में कौन सी सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जनजाति है। जैसे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या साक्षरता दर की बात किया तो 50.6% है, लगभग 50% से ज्यादा ही है। अनुसूचित जनजातियों में पुरुष साक्षरता दर 59.6% है, वहीं महिला साक्षरता दर 41.5% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछा जाए तो आप कहेंगे बालाघाट है, और सर्वाधिक साक्षर जनजाति पूछे जाए तो प्रधान है, जो कि 70% जनजाति कही जाती है। प्रधान जनजाति शिक्षित जनजाति के रूप में आती है। मध्य प्रदेश में 7 संभाग, 20 जिले और 89 विकासखंड अनुसूचित जनजाति संभाग जिले मंडल के रूप में नामित जो है किए गए हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मंडल की बात किया धार जिले में है 12 मंडल। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जिले की बात किया तो इंदौर संभाग में 7 है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर जनजाति क्रम भील, गोंड, कोल, कोरकू एवं सहरिया है, जैसे कि भी मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था। मध्य प्रदेश में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 में 24 मई 1995 को राज्यपाल के द्वारा अनुमति प्राप्त हुई थी और यह अधिनियम पहली बार मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण में 29 जून 1995 को जो है प्रकाशित किया गया था। मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की अधिकांश जनजातियों का संकेंद्रण पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी भाग में देखने को मिलता है। कौन से भाग में? एक तो ईस्ट वाले, दूसरा साउथ वाले और तीसरा पश्चिम वाले। जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वहां मिलती तो है पर कम मात्रा में मिलती है। उत्तरी क्षेत्र में सहरिया जनजाति निवास करती है, पश्चिमी क्षेत्र में भील जनजाति निवास करती है और इसकी उपजातियां भी निवास करती हैं। मध्य क्षेत्र में पारधी, गौंड जनजातियां निवास करती है। पूर्वी क्षेत्र में बेंगा, कौल, गोंड, पनिका, मुड़िया एवं उराव जनजाति निवास करती है और दक्षिणी क्षेत्र में भारिया एवं कोरकू जनजातियों का निवास स्थान देखने को मिलता है। मैप के माध्यम से समझें तो देखो जाए तो उत्तर में देखोगे तो आप कहेंगे सहरिया, खैरवार, सौर जनजाति निवास करती है। पश्चिम में भील, बंजारा जनजाति, आपकी दक्षिण में भारिया, कोरकू, पूरब में बेंगा, मुड़िया, उराव और पूर्व में ही आपके उत्तर पूर्व में कोल, पनिका जनजाति और मध्य में परदी एवं गोंड जनजाति जो है निवास करती है। चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मध्य प्रदेश में जनजातियों के प्रदेश कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश में जनजातियों के प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तरी जनजाति प्रदेश में श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर एवं गुना आते हैं। इसमें जनजातियों की बात किया तो सहरिया, खैरवार, सौर जनजाति पाई जाती है। वहीं पश्चिमी जनजाति क्षेत्र में अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, मंदसौर, रतलाम आता है। भील उसकी उपजातियां पाई जाती हैं। पूर्वी जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत शहडोल, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, कटनी आते हैं। बेंगा, कोल, गोंड, पनिका, मुड़िया, उराव जनजाति पाई जाती हैं। मध्य एवं दक्षिणी में डिंडोरी, मंडला, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, पाडुरना, हरदा, बालाघाट आता है, जिसमें गोंड, भारिया, कोरकू, प्रधान, बैगा जनजाति जो है निवासरत या जनजातियां पाई जाती है। जनजातियों संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान भी है, जैसे सामाजिक प्रावधान, आर्थिक प्रावधान, शैक्षणिक प्रावधान, सांस्कृतिक प्रावधान, प्रशासनिक संस्थागत प्रावधान, समितियां एवं आयोग के बारे में बात की गई है। सबसे पहले हम सामाजिक विकास से संबंधित प्रावधान की बात की जाए तो आर्टिकल 15, वैसे चाहो तो इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पॉलिटी में। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब तो है नहीं, है ना। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये आपके संवैधानिक प्रावधान है और आपने ऑलरेडी जो है पहले पढ़े हुए होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि नहीं पढ़े हैं, तो पढ़े हुए होते हैं। तो एक बार हम चाहते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप अपने थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान को हम स्किप करते हैं। समितियां और आयोग हैं, इनको जरूर देख लेते हैं समितियां और आयोग को। तो यहाँ पर यूएन डेवर आयोग 1950 में गठित किया गया था। इसका उद्देश्य जनजातियों की समग्र स्थिति का अध्ययन करना और सुधार करना। 1973 में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह पीबीटी श्रेणी जो है यहाँ पर बनाई गई थी। दूसरी बनी थी भूरिया समिति 1991 में। उसका उद्देश्य था जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करना। पैसा अधिनियम 1996 इसी समिति भूरिया समिति के आधार पर ही गठित किया गया था। इसके बाद आदिवासी सलाहकार परिषद का गठन किया गया था। भारतीय संविधान अनुच्छेद 244 क्लोज 1 के तहत संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं। अधिकतम 20 सदस्य होते हैं मुख्यमंत्री के सहायक। वर्तमान में आदिवासी सलाहकार परिषद भारत के 10 राज्यों में लागू है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान। ये सलाहकार परिषद लागू करने वाले राज्य हैं, जो कि 10 राज्य हैं, जो कि भारत में आदिवासी सलाहकार परिषद के रूप में जो है गठित किए गए हैं।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अगर बात किया तो आर्टिकल 338 ए के तहत है। 19 फरवरी 2004 को इसका गठन किया गया था। जनजातियों के अधिकार और सुरक्षा के उपायों की निगरानी करता है। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होते हैं, 3 अन्य सदस्य होते हैं जिसमें एक महिला अनिवार्य होती है। अध्यक्ष आपकी बात किया तो अंतर सिंह कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। पैसा अधिनियम 1996 की बात किया तो पूरा नाम पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम है। इसकी सिफारिश भूरिया समिति के आधार पर की गई थी और 24 दिसंबर 1996 को इसको लागू किया गया था। प्रावधान है कि जल, जंगल, जमीन और संसाधनों पर अधिकार दिलाना 10 राज्यों में लागू है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं झारखंड। मध्य प्रदेश में लागू 15 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की शहडोल के लालपुर गांव से किया गया है। क्षेत्रीय कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश के 89 विकास खंडों में पैसा अधिनियम जो है लागू है। कुछ प्रमुख अनुसूचियां हैं, जैसे 5वीं अनुसूची इंपोर्टेंट है। जनजातीय सलाहकार परिषद की व्यवस्था की गई थी। इसमें भारत में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान शामिल है। इस अनुसूची के अंतर्गत मध्य प्रदेश का अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र कवर किया गया है। दूसरी आती है 6वीं अनुसूची, जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासनिक प्रावधानों से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो अनुसूचियों में 5वीं और 6वीं अनुसूची एक ऐसी है जो कि आपकी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। इसको आप कहीं ना कहीं याद जरूर कर लिएगा। अब मध्य प्रदेश में प्रमुख जनजातियां आती हैं और इन जनजातियों को हम एक एक करके जरूर बात करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में प्रमुख जनजातियों में भील, गोंड, कोल एवं कोरकू होंगी। विशेष पिछड़ी जनजातियों में सहारिया, बैगा, भारिया होंगी और घुमंतू जनजातियों में बंजारा, परधी, पनिका, बिंजवार, भिम्मा, उराव, कंजर, बैरागी, सासी, नट, भाटू इत्यादि आपकी जनजातियां होंगी। देखो, हम हर एक जनजाति की बात यहाँ पर करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही 2 जनजातियों की बात करेंगे, सभी जनजातियों की यहाँ पर बात करेंगे जो कि इंपोर्टेंट है। सबसे पहले भील जनजातियों की बात किया है। सामान्य परिचय, भौगोलिक विस्तार, उपजातियां, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था के बारे में। तो भील शब्द की जो उत्पत्ति है द्रविड़ भाषा के बील से हुई है, जिसका संस्कृत में अर्थ बिल होता है और इसका अर्थ जो होता है धनुष होता है। भारत और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील मानी जाती है। कर्नल टॉड ने भीलों को बनपुत्र कहा है और टॉलमी ने फिलाइट्स या तीरंदाज कहा है। 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश में भीलों की जनसंख्या लगभग 59.93 लाख है, जो कि अनुसूचित जनजातियों का 39% है। द भील पुस्तक के लेखक टीवी नायक है और धनुष बाण भीलों का प्रतीक है। यह जनजाति अपनी गुरिल्ला रणनीति और तीरंदाजी कौशल के लिए विख्यात है, जो कि 2023 में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। इसकी भौगोलिक विस्तार की बात किया है तो भील जनजाति का संकेंद्रण मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में है। प्रमुखता अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, मंदसौर एवं रतलाम जिलों में। भील की उपजातियों की बात किया तो भिलाला जो है भील की सबसे बड़ी उपजाति है। तड़वी भील औरंगजेब के समय इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया था। अन्य उपजातियों में पटेलिया, बरेला, उजला, रथियास, धनुका एवं राठिया है। सामाजिक सांस्कृतिक की बात किया तो भीलों में पितृसत्तात्मकता, संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। सामाजिक धार्मिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए पटेल, तड़वी, ढायला, पुजारा, भगत, बड़वा गांव प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। प्रतिष्ठित व्यक्तियों में पटेल गांव का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। तड़वी पटेल का सहायक होता है और ढायला गांव के वयोवृद्ध को ढायला जो है कहा जाता है। भील के बारे में बात किया तो पुजारा का कार्य पर्व त्योहार, शादी विवाह के अवसर पर पूजा पाठ संपन्न करवाना होता है। एक बड़वा होता है, गांव के डॉक्टर कहे जाते हैं। कोटवार गांव का चौकीदार या हरकारा कहते हैं। भगत भीलों का सबसे पवित्र व्यक्ति होता है और भाजगड़िया विवाह में मध्यस्थता करने वाले को भाजगड़िया कहते हैं। भीलों का ग्राम पुरखा जो कृषि कर्म का ज्ञाता रहा हो, मृत्यु के बाद खेड़ो देव के रूप में जो है स्थापित किया जाता है। भील जनजाति संसार की सबसे अधिक श्रृंगार प्रिय, गहना प्रिय, रंग प्रिय जनजाति के रूप में जानी जाती है। गोत्र की बात किया, सर्वेक्षण के अनुसार भीलों के 71 गोत्र बताए गए हैं। बोली की बात किया तो भीलों की बीली भाषा है। बीली भाषा पर मालवी बोली जो है स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। विवाह की बात किया तो भगोरिया, गोल गधेड़ो विवाह, परीक्षा विवाह भी इसको कहते हैं। दापा प्रथा, भीलों में दहेज प्रथा को दापा प्रथा कहा जाता है। इसके लिए उन्मूलन सरकार ने 2016 में साथीदार अभियान के नाम से चलाया था। विवाह विच्छेद में तिनका तोड़ना, पत्तों चीरना, पति के द्वारा पगड़ी फाड़ना, ये आपके संबंध विच्छेद हैं। मृत्यु संस्कार में भीलों में मृत शरीर को जलाने, गाड़ने और जल दाग करने की प्रथा जो है प्रचलन में देखने को मिलती है। तो भील जनजातियों के बारे में सारी चीजों पर हमने यहाँ पर एक एक करके बात की है। कुछ और भी है, जैसे एक डाम प्रथा होती है जो मृतक के शव को दागने से संबंधित है। दूसरा, बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए झाड़ फूंक करने वाले को गर्म सलाखों से दाग देते हैं।
कुछ प्रमुख पर्व है जैसे भगौरिया और दिवासा, ये पर्व है। अब भगौरिया पर्व के बारे में समझें। 7 दिनों तक चलने वाला प्रण या सांस्कृतिक पर्व कहा जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भगौरिया पर्व को 2025 में मध्य प्रदेश का राजकीय पर्व जो है घोषित किया जा चुका है। होली के एक सप्ताह पूर्व फागुन मास में इसका आयोजन किया जाता है। मालवा क्षेत्र के विशेष स्थानों पर आयोजन होता है। बालपुर अलीराजपुर का भगौरिया सर्वाधिक प्रसिद्ध क्या है, त्योहार है या पर्व है। भगौरिया पर्व 3 चरणों में मनाया जाता है। गुलालिया, गोल गधेड़ो, उजाड़िया, ये तीनों नाम याद कर लेना, आते हैं एग्जाम में, गुलालिया, गोल गधेड़ो एवं उजाड़िया। लोक नृत्य की अगर बात किया तो भगौरिया, ढोहिया नृत्य, गहर गैर होली के अवसर पर, गरबी दीपावली के अवसर पर एवं गोल गधेड़ो लोक नृत्य मनाए जाते हैं। लोक नाट्य की बात किया तो भील में भगौरिया, गबरी नाट, घूमर लोक नाट्य है। वाद्य यंत्र की बात किया, नृत्य संगीत में भीली जनजाति ढोल, मादंग, कुंडी, ढाक, फपेरिया, बांसुरी आदि का प्रयोग करती है। चित्रकला में पिथौरा चित्रकला भीलों के लिए प्रसिद्ध चित्रकला है। पिथौरा चित्रों में देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व पशु घोड़ा बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसकी प्रमुख कलाकार में पेमा फतिया और भूरी बाई है। पिथौरा चित्रकला बनाने वाले को लिखंदर या लिखिंद्रा कहते हैं। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भीलों की प्रमुख कला पंजदारी है। नंदना प्रिंट नीमच के कपड़े पर भील जनजाति अधिक प्रयोग जो है करती है। पिथौरा पूजा के दौरान स्थानीय पुजारी बड़वा ढाक वाद्य के साथ जो है गायन एवं अनुष्ठान जो है करते हैं। बड़ेश्वर मेला की बात किया तो बड़ेश्वर मेला भीलों का कुंभ के रूप में जाना जाता है। यह मेला कोटा राजस्थान में आयोजित किया जाता है। भीलों का कुंभ माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर जो है लगता है। माही नदी की बात किया तो आदिवासियों की गंगा जो है कहलाती है। धार्मिक विश्वास मान्यताओं की बात किया तो भीलों का धर्म की बात किया तो आत्मवादी है। भील जनजाति घोड़े के प्रति श्रद्धा रखते हैं और सर्प की पूजा करते हैं। भील के कुछ देवता हैं जैसे भीलट बाबा, राजा पंथा, बाबा देव, उहाजा देव एवं गल देवता, ये भीलों के देवता हैं जिनको आपको याद करना चाहिए मुझे लगता है। आर्थिक व्यवस्था में बात किया तो भीलों का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित है। भीलों के द्वारा की जाने वाली झूम कृषि को चिमाता या दहिया के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मजदूरी, व्यवसाय, शिकार आदि भीलों के प्रमुख आय के स्रोत है। भीलों में हलवा प्रथा का संबंध जल संरक्षण से है। निवास स्थान की बात किया तो भीलों के निवास स्थान को फाल्या कहते हैं। मकान झोपड़ियों को कू कहा जाता है। फाल्या का प्रमुख पटेल होता है। खाद्य पदार्थों में प्रिय पदार्थ तड़बी या रबड़ी इनका प्रिय पदार्थ है और मक्के का जो है अनाज के रूप में बहुत ज्यादा प्रमुख है। भारत सरकार ने 30 जुलाई 2018 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग दिया हुआ है, आप सभी को पता होगा। और महेश शर्मा को झाबुआ का गांधी कहा जाता है। दूसरी जनजाति आती है गोंड जनजाति, जो कि गोंड जनजाति इतिहास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। गोंड जनजाति का सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति विस्तार, उपजातियां, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व्यवस्था और धार्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो सेम हर जनजाति के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि हम अपने चैनल पर या हम हमारा ऐप आ चुका है जिसका यूपीएससी नेट नाम है, इस पर हम यूनिट 10 आपकी प्रॉपर हर एक चैप्टर की बात कर चुके हैं। आप चाहो तो इसको जो है एक बार ज्वाइन करके भी जो है देख सकते हो। सामान्य परिचय, गोंड की बात किया तो गोंड की उत्पत्ति कोंड शब्द से हुई है जिसका अर्थ पर्वत होता है। गोंड जनजाति द्रविड़ियन मूल की जनजाति है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति अपने आप को कोयतुर या कोयतोर मानती है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की इनकी जनसंख्या 50.93 लाख है, जो कि अनुसूचित जनजातियों का 33% है। गोंड मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति समूह के अंतर्गत आती है। लिंगू आख्यान में आदि पुरुष धर्म प्रवर्तक गोंड उत्पत्ति जो है बताई गई है। भौगोलिक विस्तार की बात किया तो गोंड जनजाति का विस्तार मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में फैला हुआ है, नर्मदा घाटी के दोनों ओर, जिसमें जिले में मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा आदि जिलों में निवास करती है। इसके अतिरिक्त है बैतूल, नर्मदापुरम, पाडुरना, शहडोल, सागर, दमोह, सतना, खंडवा, बुरहानपुर, सीहोर, रायसेन, नरसिंहपुर में भी जो है निवास करने को देखी जाती है। गोंड की उपजातियों की बात किया 30 से ज्यादा उपजातियां देखने को मिलती है, लेकिन व्यवसाय के आधार पर, संपत्ति के आधार पर इनका वर्गीकृत किया जाता है। प्रधान पूजा पाठ करने वाले होते हैं। ओझा तांत्रिक क्रिया के होते हैं। अगरिया लोहे का कार्य करती है। सोलाहस बढ़ई का काम करते हैं। और कोयला भूतिस नाचने गाने वाले होते हैं। संपत्ति के आधार पर राजगौंड अधिक संपत्ति वाले होते हैं और धुरगौंड की बात करें तो कम संपत्ति वाले होते हैं। इनकी उपजातियों में वर्गीकृत किया गया है। सामाजिक सांस्कृतिक की बात करें तो गोंड समाज प्रतिसत्तात्मक समाज है। पंचायत का प्रमुख मुकद्दम कहलाता है। मुकद्दम की सहायता के लिए कोटवार की नियुक्ति की जाती है। गुनिया, बरुआ, ओझा तांत्रिक क्रिया करते हैं। गोंड जनजाति गुदना प्रिय जनजाति के रूप में जानी जाती है। गोंड जनजाति का युवा ग्रह घोटुल कहलाता है। गोंड जनजाति की उपजाति प्रधान शाखा सर्वाधिक जो है शिक्षित मानी जाती है, 70% से ज्यादा। विवाह पद्धति की बात करें तो दूध लोटापा, लमसेना विवाह और आपका पठौनी विवाह, चढ़ विवाह, पाय सोतुर विवाह, अपहरण विवाह जिसे कहते हैं, हट विवाह, बलात् विवाह, परिवीक्षा विवाह, ये आपकी गोंड जनजाति के कुछ विवाह माने जाते हैं।
भाषाओं की बात की है गोंड जनजातियों में तो गोंडी, डोरली, हल्बी, भतरी जो है गोंड जनजाति की भाषाएं हैं। प्रमुख पर्व त्योहार की बात किया तो मेघनाथ, मड़ई, लारूगाज, छेरटा, बिदरी, पकपंथी, हरदिली, नवाखानी, घेला, बीदड़ी और मांडवरा, ये कुछ जो है पर्व है। प्रमुख नृत्य की बात किया गोंडों में तो सैला, गेड़ी, कर्मा, बिरहा, सजनी, सुआ नृत्य, पूजा नृत्य एवं ढंडार दीपावली के समय मनाया जाता है कुछ नृत्य है। प्रमुख गीत में ददरिया, नोहे डोरा, सैला, भड़ोनी, सजगी, फाग दिवारी इनके प्रमुख गीत हैं। चित्रकला में गोंड चित्रकला को जनगढ़ कला, प्रधान चित्रकला, ढिगना कला, पाटन चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगर हम बात की जाए तो आर्थिक व्यवस्था में तो गोंडों का मुख्य जो कार्य है वो कृषि करना होता है। गोंडों द्वारा की जाने वाली कृषि को झूम कृषि बारी कहलाती है। गोंड जनजाति वनोपज संग्रह का कार्य करती है। मोटे अनाज से बना पेय पदार्थ पेज इनका प्रिय भोजन है। गोंडों का मोहल्ला टोला के नाम से जो है जाना जाता है। धार्मिक विश्वास मान्यताओं की बात की जाए तो गोंड जनजाति के धार्मिक विश्वास में टोटम अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रमुख देवताओं में बड़ा देव, ठाकुर देव ग्राम देवता, नारायण देव और लोहासुर अगरिया के देवता है। दूल्हा देव गोंडों के सबसे प्रमुख देवता हैं। खैरमई ग्राम की सीमा रक्षक देवी हैं और पैनकड़ा गोंडों का गोत्री पूजा स्थल के रूप में जो है जाना जाता है। तीसरी हमारी आती है कोल जनजाति, जिसमें हम वही सामान्य परिचय, भौगोलिक विस्तार, उपजातियां, सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। कोल जो है मुंडा समूह की अत्यंत प्राचीन आदिम जनजाति है। कोल आष्टक परिवार से संबंधित है। रामायण काल की सबरी माता जो थी कोल जनजाति से ही संबंधित थी। कोल मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार 11.67 लाख जनसंख्या पाई जाती है, जो कि अनुसूचित जनजाति का 7.62% है। कोयले के काम में लिप्त होने के कारण इनका नाम कोल जो है पड़ गया है। बात किया भौगोलिक विस्तार की तो मूल निवास स्थान रीवा के बर्दी राजा क्षेत्र कुराली को माना जाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र बिंद कैमूर क्षेत्र में निवास करती हैं, जिसमें रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, जबलपुर, मंडला जिले शामिल हैं। उपजातियों में रौतिया, रौतेला, रौतेले, भवतिया, कठोतिया, मवासी, रेवरिया आदि उपजातियां हैं। कोलों में गोत्रों की संख्या 7 मानी जाती है। सामाजिक सांस्कृतिक की बात किया तो कोलों में सामाजिक संगठन की संरचना बहुत ही सुव्यवस्थित है। कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया जो है कहा जाता है। पंचायत के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है। कोल जनजाति की पंचायत में मुकद्दम, बरुआ, भुईहार, नियुतिया, पंडा, देवार प्रमुख होते हैं। लोक नृत्य की बात की है तो कोल दहका, कहिरा, दोतलिया नर्दी नृत्य है और लोकोड़ा कोल जनजाति के बच्चों का पारंपरिक खेल है। चलिए विवाह पद्धति की बात कर लेते हैं। कोलों की विवाह जो पद्धति है वो हिंदू प्रथा के अनुसार देखने को जो है मिलती है। कोल जनजाति में बहु विवाह प्रथा जो है प्रचलन में है। इन विवाहों की बात किया तो मगनी विवाह, राजाबाजी विवाह, विधवा विवाह इत्यादि प्रचलन में है। आर्थिक व्यवस्था की कोलों की बात किया तो कृषि और कोयला पर जो है इनकी खानों पर निर्भर रहते हैं। कोल वन विभाग में वन उपज का जो है संग्रहण करते हैं। कोल जनजाति का निवास स्थान की बात किया तो कोलिन टोला के नाम से जो है जाना जाता है। धार्मिक अगर विश्वास की बात की जाए तो कोल जनजाति किसी भी संकट में अपने देवी देवताओं गुनिया, पंडा, बरुआ में जो है शरण में जाते हैं। बात किया प्रमुख देवता की तो ठाकुर देव, सूर्यदेव, इंद्रदेव, चंद्रदेव, बड़वा देव, अहीर बाबा, वन सती देवी इत्यादि इनके प्रमुख देवता हैं। बघेलखंड के कोल शारदा माई मेहर वाली को जो है मानते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारी आती है कोरकू जनजाति, जिसमें सामान्य परिचय, भौगोलिक विस्तार, उपजातियां, सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। कोरकू में आष्टक प्रजाति से संबंधित है, जो कि मुंडा कोलरियन परिवार की एक शाखा है। कोरकू अपने आप को रावण का जो है वंशज मानती है। उनकी उत्पत्ति महादेव से मानी गई है। कोरकू का अर्थ जो होता है मानवों का समूह होता है। कोरकू राजपूतों को अपने पूर्वज मानते हैं। कोरकू मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी जनसंख्या की बात किया 7.3 लाख है और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 4.7% है। महर्षि वाल्मीकि को ये अपना प्रथम पितृ पुरुष के रूप में जो है मानते हैं। अगर हम कोरकू के भौगोलिक विस्तार की बात करें तो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत क्षेत्रों में इनका निवास है और छिंदवाड़ा, बैतूल, नर्मदापुरम, खंडवा, बुरहानपुर जिलों में इनको देखने को मिलता है। उपजातियों में बावरिया, बंदूरिया, दुलारिया, रूमा और नहाला इनकी उपजातियां हैं। सामाजिक सांस्कृतिक में बात किया तो कोरकू जनजाति में सामाजिक संगठन तीन रूप में पाए जाते हैं। पड़ियार कोरकू में पूज्य और अति विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। भूमका जनजाति का पुरोहित माना जाता है। पटेल समाज का गणमान्य और अनुभवी व्यक्ति होता है। कोरकू के गांव या समाज का संचालन करने के लिए पंचायत होती है। बोलियों में हो, मुंडारी, संथाली बोलियां मुंडा परिषद के अंतर्गत आती हैं। सिडोली प्रथा की बात करें तो कोरकू अपने पूर्वजों को पितृ में शामिल करने के लिए मानते हैं। विवाह प्रथाओं में कोरकू में 4 प्रथाएं देखने को मिलती हैं। कोरकू एक से अधिक पत्नी जो है रख सकते हैं।
लमसैना प्रथा घर दामाद होता है, चिथौड़ा प्रथा, राजाबाजी प्रथा, तलाक एवं विधवा विवाह में प्रथाएं प्रचलित हैं। त्योहारों की अगर बात की जाए कोरकू में, तो कोरकू लोग गुड़ी पड़वा, अखातीज, डोडबली, जिरोती पोला, देव दशहरा, दिवाली, माघ दशहरा, होली जैसे त्योहार जो है मानते हैं। इनके द्वारा मेघनाथ खम्भ की स्थापना जो है की जाती है और यह सांस्कृतिक धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा है। चित्रकला की बात की जाए तो गुदानिया मांगलिक चित्र और ठाडिया ग्वाल स्त्रियों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। नृत्य की बात क्या है, थापड़ी, चटकोरा, गदली नृत्य है। नाट्य की बात क्या है, खंग में स्वांग इनका एक नाट्य है। गीत कोरकू जनजाति के लोग होली के अवसर पर सजनई फगनई जो है गीत गाते हैं। इनमें सिडोली प्रथा जो है एक मृतक संस्कार प्रथा है, जिसमें मंडो या मंडा जो है कहा जाता है, मृतक के स्तंभ को बनाया जाता है, जिसे मंडो या मंडा कहा जाता है। जो मंडो नहीं बनाए जाते वहां मृतक के नाम पर पत्थर बाबा देव बनाए रखा जाता है, जिसे सिडोली संस्कार भी कहा जाता है। आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो कोरकू जनजाति के लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर रहते हैं। खेतों में काम करने वाले कोरकू को भाग्या कहा जाता है। पहाड़ी अंचल के कोरकू वन विभाग के लिए लकड़ियां ढोते हैं। जंगल काटकर कृषि करना को बदलवा कहलाता है। कोरकू का वर्गीकरण राजकोरकू धनायन व्यक्ति होते हैं, पथारिया मजदूर व्यक्ति होते हैं और मोवासी अपराधी वर्ग के व्यक्तियों के रूप में जो है वर्गीकरण का किया गया है। धार्मिक और मान्यताओं की बात की जाए तो प्रमुख देवता में महादेव, रावण, मेघनाथ, महावीर, डोंगर देव, भटुआ देव, सूर्य, चंद्रमा, नर्मदा, ताप्ती माई इनकी बहुत सारी प्रमुख देवता हैं। होली के अवसर पर रावण की यह पूजा करते हैं और खनेरा देव की विशेष रूप से पूजा दशहरे के अवसर पर की जाती है। कोरकू कुत्ता की पूजा भी करते हैं। पटियार तांत्रिक रूप से कार्य करते हैं। कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र की बात करें तो खंडवा जिले में स्थित है। कोरकू जनजाति वर्ष में 2 बार जादुई शक्तियां और आत्माओं को बलि देकर जो है प्रसन्न भी करती है। गोंड कोरकू दोनों ही समुदाय स्वयं को रावण का वंशज मानते हैं। एमपीपीएससी 2021 में इस प्रश्न को उत्तर गोंड एवं कोरकू दोनों को सही माना गया था, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों की बात किया जिन्हें पीबीटीज में शामिल किया गया है। एमपीपीएससी 2025 में आया क्वेश्चन था, जिसमें सहरिया, बैगा और भारिया है। सहरिया की उपजातियां सबर, सवर, सौर, सेहर और सोनार होती हैं। इनकी जनसंख्या 6,14,958 है। प्रतिशत में 4.01% है। गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, बिरसा, राजगढ़ जिले में देखने को मिलती है। बैगा की बात किया तो भिंजवार, नरोतिया, भरोतिया, रायमैना, कठमैना, गौड़मैना इनकी जनजातियां हैं, उपजातियां हैं। 4,14,526 जनसंख्या है। 2.71% में है। मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, उमरिया, अनूपपुर जिले में देखने को मिलती है। भारिया में भूमिया, भुईहार, पैडो या पंडा इनकी उपजातियां हैं। 1,93,230 जनसंख्या है। 1.26% है। छिंदवाड़ा, पातालकोट, जबलपुर जिले में देखने को मिलती है, जिनमें सबसे ज्यादा सहरिया, बेंगा, फिर आपकी भारिया जनजाति आती है। मध्य प्रदेश की कुल 75 विशेष पिछड़ जनजातियां हैं। भारत में 75 विशेष पिछड़ जनजातियां हैं, जिनमें से 3 विशेष पिछड़ जनजातियां मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। विशेष पिछड़ी जनजातियों का दर्जा भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। 1973 में डेबर आयोग की सिफारिश पर सर्वप्रथम पीवीटीज का वर्गीकरण किया गया था। 2006 में पीटीज का नाम बदलकर पीवीटीज जो है कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की बैगा, भारिया, सहरिया के लिए अलग अलग पृथक विकास प्राधिकरणों के साथ 11 विकास प्राधिकरण जो है कार्यरत कर रहे हैं। भारत सरकार ने 8/1/2023 को विलोपित 3 जनजातियों को किया था। कीर जो कि भोपाल, रायसेन, सीहोर जिले में पाई जाती थी। मीना बिरसा सिरोंज डिवीजन में पाई जाती थी। पारधी भोपाल, रायसेन, सीहोर जिले में पाई जाती थी। भारत सरकार के द्वारा कीर, मीना, पारधी को विलोपित जो है घोषित कर दिया गया है। जनजातियों में बात किया तो भील जनजाति है जो कि भीली भाषा बोलती है, देवनागरी लिपि लिखती है। गोंड जनजाति गोंडिया जहरी भाषा बोलती है, देवनागरी लिपि लिखती है। भारिया जनजाति भरनौती या भरियारी भाषा बोलती है, देवनागरी लिपि लिखती है। नागमोरी मध्य प्रदेश की पारंपरिक जनजाति आभूषण है, जिसे बाहें में पहना जाता है और चांदी का बना होता है। ओबीसी वर्ग का दर्जा की बात किया घुमंतु जनजातियों में बंजारा, धनगर, लोहार या घिसाड़ी को दिया गया है और अनुसूचित जनजातियों में पासी, पारथी, नट को जो है दिया गया है। जनजातियां बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेंगी आपको, तभी आप याद कर पाओगे। सहरिया जनजाति में की बात किया है तो सामान्य परिचय, भौगोलिक विस्तार, उपजातियां, सांस्कृतिक सामाजिक जीवन, आर्थिक व्यवस्था और धार्मिक बात करेंगे। सहरिया की मध्य प्रदेश की 3 विशेष पेशी जनजातियों में से एक है। सहरिया द्रविड़ समूह जिसे कोलेरियन परिवार की जनजाति मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति सबरी से मानी गई है। यही कारण है कि सबर, सवर, सौर और सहरिया कहलाते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में सहरियाओं को विश्वामित्र के वंशज माना गया है या कहा जाता है। सहरिया जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। भौगोलिक विस्तार की बात किया तो सहरिया जनजाति का मूल निवास साहेबाद का जंगल मतलब कि कोटा राजस्थान माना जाता है और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में यह मुख्य रूप से पाई जाती है, जिसमें गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना,
ग्वालियर, विदिशा, राजगढ़ जिले जो है आते हैं। उपजातियों में बात किया तो सबर, सवर, सौर, सेहर और सोनार इनकी उपजातियां हैं। एक गोत्र के लोग कुटुंबी, गोती, सगोती, भाई बंदी कहलाते हैं। सहरिया जनजाति की गोत्रों की संख्या की बात किया तो 51 है। उमरिया, उमर पेड़ के नीचे छिप गए हैं। भड़ोरिया, भिगोड़ी घास में पीछे छिप गए हैं। सोलकिया, सलाई पेड़ के पीछे छिप गए। सिल या पत्थर के पीछे छिप गए हैं। इनकी उपजातियां हैं, इनको थोड़ा सा आप देख सकते हो, याद कर सकते हो। सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की बात किया तो प्रतिसत्तात्मकता है। संयुक्त परिवार की व्यवस्था देखने को मिलती है। परिवार में इकाई को बात किया तो कुटुंब कहलाती है और यह कोलिनियन परिवार से मानी जाती है। सहरिया में पंचायत में पटेल, कोटबार, बराई, भोपा और प्रधान पाए जाते हैं। सहराने का मुखिया पटेल कहलाता है, जिसे हम खुटिया पटेल भी कहते हैं। सहरिया जनजाति का लड़की का जन्म शुभ माना जाता है और विवाह पद्धति हिंदू प्रथा के अनुसार होती है। इसमें लहंगी नृत्य, रागनी, दुलदुल घोड़ी नृत्य पाए जाते हैं। लोकगीत में लांगुरिया, भेंट, भतैया और बन्ना प्रमुख है। पर्व त्योहार की बात किया सहरिया जनजाति दीपावली, होली, दशहरा, हरियाली अमावस्या, तेजा नवमी सभी त्योहार मनाती है। तेजा नवमी सहरिया लोग विशेष पर्व के रूप में मानते हैं। बोली की बात किया सहरिया जनजाति हिंदी भाषा बोली जाती है। सहरिया समाज में बात बात पर कहावतों का प्रयोग प्रचलन में है। मृत्यु संस्कार की बात किया है तो मृतकों को जलाने गाड़ने की प्रथा प्रचलन में है। सहरियों में खूंटा अमर महात्मा का प्रतीक जो है माना जाता है। आर्थिक व्यवस्था की बात किया तो कृषि, मजदूरी और वनोत्पाद इनका संग्रह करना मुख्य रूप से आर्थिक व्यवस्था है। शिल्प और शिकार भी इनकी अल्प आर्थिक स्रोत के रूप में आते हैं। साथ में जड़ी बूटियों के अच्छे ज्ञाता होते हैं। धार्मिक विश्वास की बात किया है तो सहरिया प्रायः हिंदू धर्म को मानते हैं। सीता इनकी आराध्य देवी मानी जाती है। सहरिया आत्मा और तंत्रमंत्र में विश्वास करते हैं। सहरिया जीववाद, प्रकृतिवाद, बहुदेववाद में विश्वास करते हैं। प्रमुख देवताओं में तेजाजी, सीता माता, भैरव देव, नाहर देव, भूमिया देव, धरती के देव, हीरामन देव प्रमुख है। भारत का इथोपिया, मध्य प्रदेश का श्योपुर जो है सहरिया जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र है। सहरिया भारत की सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है और श्योपुर को भारत का इथोपिया जो है कहा जाता है। सहरिया जनजाति संग्रहालय श्योपुर में है। सहरिया सामुदायिक केंद्र कराहल श्योपुर में है। सहरिया सम्मेलन 18 जून 2025 को कैलारस श्योपुरी में ही किया गया था। ठीक है, अब आती है हमारी बैगा जनजाति। बैगा जनजाति के सामान्य परिचय की बात की है तो बैगा जनजाति 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक मानी जाती है। बैगा द्रविड़ वर्ग की प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति है। बैगा स्वयं को जंगल का राजा कहते हैं। बैगाओं के अन्य नाम में भूमिका प्रकृति पुत्र है। बैगा जनजाति के लोग अपने आप को धरती का पुत्र बिंजभार कहकर संबोधित करना पसंद करते हैं। बैगा जनजाति के कौवे का विशेष सम्मान करती है। बैगा जनजाति के लोगों को बैरियर एल्विन ने अपनी पुस्तक द बैगा में जादूगर या वैद्य के रूप में जो है कहा है। मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति की जनसंख्या 4.15 लाख 4,15,000 बताई गई है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बैगा जनजाति बहुल जिला मंडला जिला माना जाता है। भौगोलिक विस्तार की बात की जाए तो बैगा जनजाति का संकेंद्रण मध्य प्रदेश के पूर्वी सतपुड़ा मैकाल पर्वत में देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, उमरिया, अनूपपुर जिले में निवास करती है। डिंडोरी जिले के समनापुर विकासखंड के अंतर्गत 52 गांवों को मिलाकर बैगाचक कहा जाता है। इनकी उपजातियों की बात किया तो इतिहासकार रसेल ने बैगाओं की 7 उपजातियां बताई हैं, जिनमें बिंजवार, भरौतिया, नरौतिया, रायमैना, कठमैना, कुंदी, गोडमैना एवं नाहर है। इसमें भरौतिया बैगा जनजाति की उच्च स्थान प्राप्त करती हैं। गोडमैना बैगा जनजाति के निम्न स्थान प्राप्त करती हैं और गोडमैना जनजाति के लोग बंदर को मारकर खाते हैं। बिंजवार बैगाओं की सबसे अधिक विकसित और सभ्य उपजाति जो है मानी जाती है। सामाजिक सांस्कृतिक की बात किया तो बैगा जनजाति प्रतिसत्तात्मकता पुरुष प्रधान है। बैगा अधिकांश एकल परिवार में रहते हैं। बैगा समाज की पंचायत अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बैगाओं में मुख्य रूप से 5 गोत्र होते हैं। पंच मुकद्दम गांव का मुखिया, दीवान मुकद्दम का सहायक, कोतवार शासकीय सेवक होता है, दवार या देवार गांव का पुरोहित पंडा होता है, समरथ गांव के सामाजिक कार्य अतिथियों के आने पर राशन का प्रबंधन करता है। निवास स्थान की बात किया तो बैगाओं के गांव को पूर्वा कहा जाता है। बैगा लोग नया मकान बनाते समय दीवारों पर मिट्टी से नोहे डोरा बनाते हैं, एक प्रकार की भित्ति चित्र होता है। विवाह संस्कार बैगाओं में बहुपत्नी प्रथा रखने की है। कसर कौवा स्थापना बैगा के विवाह संस्कार हैं और 6 पत्नियां देखने को मिलती हैं विवाह की। लमसेना, मंगनी विवाह, उठवा विवाह, चोर विवाह, पैठुल विवाह एवं उधारिया विवाह। मृत्यु संस्कार में सबको दफनाने और जलाने की दोनों प्रथाएं प्रचलित हैं। बैगा जनजाति में सामरा प्रथा, नहावल प्रथा मृत्यु संस्कार से संबंधित है। नृत्य में बात किया तो परधौनी, कर्मा, सजनी, दीवानी, बिलमा, रीना, सैला, दादरिया, भड़ौनी, सुआ नृत्य और लंगोटी नृत्य इनमें प्रमुख है। प्रमुख नृत्य शैलियों में बात किया तो लंगड़ा, झूमर, रागनी, झरनी है। कर्मा नृत्य की बात किया तो बैगा का प्रमुख लोक नृत्य है। कर्मा नृत्य को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अन्य नाम बात किया तो लोक नृत्य का राजा भी कहा जाता है। पर्व त्योहार की बात किया तो बैगा लोग रतौना, रसनवा, बिदरी, हरेली, नवा, दशहरा, दीपावली, छेरता, फागा,
जवारा त्योहार मनाते हैं। साथ में बैगा जनजाति रतौना पर्व में मधुमक्खियों की पूजा जो है करते हैं। बैगा जनजाति शहद पर्व भी मनाती है। बिदरी या बिदरी बेगाओं के बीच बोने का त्योहार होता है। धार्मिक विश्वास मान्यताओं की बात करें तो बैगा बहुदेववादी प्रकृति पूजक होते हैं। बैगा उड़द की दाल साज साल वृक्ष की पूजनीय मानते हैं। साल साज वृक्ष को बूढ़ा देव को निवास होता है। ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। बैगा जादू टोना में अत्यधिक विश्वास करते हैं। बूढ़ा देव पीढ़ियों की रक्षा करने वाले देवता होते हैं। ठाकुर देव गांव सृष्टि की रक्षा करते हैं। दूल्हा देव बीमारियों से रक्षा करने वाले हैं। खैरमाई बैगाओं की ग्राम देवी हैं। बगेश्वर खेबार खेती करते हैं। नारायण देव बैगाओं के कुल देवता होते हैं। आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो बैगा जनजाति गाय को लक्ष्मी मानते हैं। मक्का का संग्रहण करते हैं। बैगा बांस शिल्प के सिद्धस्थ शिल्पकार होते हैं। बैगाओं के द्वारा की जाने वाली झूम कृषि को बेबार या पोंडुबे कहा जाता है। बैगा जनजाति खेती में हल का प्रयोग नहीं करती है। मक्का का पेज बैगाओं का सबसे प्रिय पदार्थ होता है। बैगाओं का निवास समूह निवास करती है। बैगाओं के मकानों को टोला टोला कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या टोला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है भारिया जनजाति। भारिया जनजाति का सामाजिक परिचय में तीन विशेष पिछड़ी जनजातियों में आपकी भारिया भी है। भारिया द्रविड़न कोलिरियन समूह की है और भारिया गोंडों को अपना बड़ा भाई राजा कर्णदेव को अपना पूर्वज जो है मानती है। भौगोलिक विस्तार की बात किया तो इनका संकेंद्रण छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट तामिया विकासखंड में देखने को मिलता है। जबलपुर छिंदवाड़ा जिलों में निवास करती है। भारिया जनजाति को आदिम जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। भूमिया भुईहार पेंडो इनकी उपजातियां हैं। गोत्र की बात किया तो लोग कुटुंबी गोती सगोती भाई बंधु कहलाते हैं। भारिया जनजाति के गोत्रों की संख्या 51 है। मुख्यतः 16 गोत्र ही माने जाते हैं, जिनमें खमरिया, भरदिया, अंगारिया, बगोरिया और चलथिया है। सामाजिक सांस्कृतिक की बात किया है तो प्रसत्तात्मकता रूढ़िवादी होता है। इनका संगठन मजबूत और रूढ़ियों में से बंधा हुआ देखने को मिलता है। गांव का मुखिया पटेल कहलाता है। भारिया का पंचायत के पंच का सम्मान समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पंच जो होते हैं पटेल, भूमिका, पडियार, कोटवार गांव का वशिष्ठ व्यक्ति होता है। विवाह की बात करें तो मंगनी, लमसेना, राजी बाजी विवाह, विधवा विवाह, भारियाओं में बहु विवाह जो है बहुत ज्यादा प्रचलन में है। मामा बुआ के लड़के लड़कियों में विवाह सर्वोत्तम माना जाता है। मृतक संस्कार में चतेरा मृतक का स्मृति चिन्ह होता है। नृत्य में भड़म नृत्य, सैतम नृत्य, कर्मा नृत्य, सैला, सुवा, अहिराई नृत्य माने जाते हैं। भड़म नृत्य की बात किया तो भारिया जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य है और सैतम नृत्य की बात किया तो भारिया जनजाति का स्त्री प्रधान नृत्य है। त्योहार और पर्व की बात किया तो बिदरी पूजा, नवाखानी पूजा फसल पूजा का त्योहार है। जवारा, दीपावली, गोवर्धन पूजा। गायन की बात किया तो कर्मा, शुवा, सैतम, मटिया, भावर उपजन होता है। वाद्यंत्र में ढोल, टिमटिमकी, बांसुरी। बोली में भरनौटी, भरियाटी भारिया मूल रूप से है और भरियाटी द्रविड़न मुंडा परिवार की बोली मानी जाती है। आर्थिक व्यवस्था की बात किया तो भारिया जनजाति झूम कृषि दहिया या ढहिया कहलाती है। भारिया जनजाति लघु वनोपज जड़ी बूटी का संग्रहण का कार्य करती है। भारियों के निवास स्थान को ढाना कहा जाता है और इनके मकान जो होते हैं घास फूस मिट्टी से बने होते हैं। धार्मिक विश्वास भारिया बहुदेववादी और प्रकृति पूजक होते हैं। भारिया जनजाति के लोग साल वृक्ष की पूजा करते हैं। प्रमुख देवता में बड़ा देव, बूढ़ा देव भारियों के ग्राम देवता है। मुड़वा बाबा गांव के संकट को दूर करते हैं। मेघनाथ खम्बा बाबा कहलाते हैं। भीमसेन भारियों के कृषि देवता है और नागदेव होते हैं। हरदुल की पूजा मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति में बहुत ज्यादा प्रचलन में है। फिर आती है पनिका जनजाति। पनिका द्रविड़ समूह की प्रोटो ऑस्ट्रेलियन जनजाति है। सीधी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया क्षेत्र में निवास करती है। कबीरपंथी जनजाति मानी जाती है। कपड़ा बुनाई पर निर्भर होती है, बुनकर भी कहते हैं। और पनिका जनजाति पारंपरिक वस्त्रों का निर्माण करती है। इसके बाद उराव जनजाति आती है। उराव द्रविड़ समूह की जनजाति है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों में पाई जाती है। उपजातियों में उराव, धांगड़, धनका, कोंडा कहलाती है। उराव जनजातियों का नृत्य जो है सरहुल नृत्य कहलाता है। उराव जनजाति में गांव का मुखिया महतो कहलाते हैं। उराव जनजाति का पूजा स्थल बगिया, योगाग्राय, धुमकोरिया कहलाता है। उज्जमन मुख्य रूप से उराव जनजाति का दाह संस्कार है। इसके बाद बिंजवार जनजाति द्रविड़ समूह की जनजाति है। बैगा जनजाति का विकसित वर्ग बिंजवार कहलाता है। विंध्याचल पर्वत मूल निवास जनजाति मानी जाती है और यह भौगोलिक बालाघाट, मंडला, डिंडोरी जिले में देखने को मिलती है। मुड़िया जनजाति की बात करें तो भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिले में पाई जाती है। मुड़िया जनजाति का प्रमुख नृत्य गौर है और गौर नृत्य को वेरियन एलेवन ने सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है। वेरियन एलेवन मुंडिया एंड देयर घोटुल के लेखक भी हैं। पारधी जनजाति की बात करें तो भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश के रायसेन, भोपाल जिलों में देखने को मिलती है। पारधी जनजाति की उपजातियों में बहेलिया, टकिया, टाकनकर, लंगोटी है और लंगोटी पारधी चंडी देवी की आराधना जो है करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे कोरबा जनजाति। कोरबा कोल जनजाति की उपजाति है। कोरबा जनजाति का भौगोलिक विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमावर्ती वर्ग में देखने को मिलता है। कोरबा जनजाति की जो पंचायत है वो मेयारी के नाम से जो है जानी जाती है। चलिए अब हम बात करेंगे बंजारा जनजाति। बंजारा जनजाति का मध्य प्रदेश में घुमंतू समुदाय के रूप में जानी जाती है।
बंजारा जनजाति भौगोलिक विस्तार मध्य प्रदेश राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में देखने वाली है और इनका नृत्य जो है तलवार, कालबेलिया, मछली तांडा और डिंडविल्ली इनका प्रमुख आपका नृत्य है। कंघी के आविष्कार के लिए बात की जाए तो बंजारा समुदाय को ही जाना जाता है। बंजारा सर्वाधिक प्रिय समुदाय है, श्रृंगार प्रिय समुदाय है, ध्यान रखना है। और बंजारा समुदाय का निवास टांडा कहलाता है और इन पर सिख का सबसे ज्यादा प्रभाव जो है देखने को मिलता है, सिख धर्म का प्रभाव मिलता है। हलबा जनजाति भौगोलिक विस्तार मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला, डिंडोरी जिले में है। खेरवार जनजाति मुंडा समूह की जनजाति है, कत्था बनाने के कार्य के लिए जानी जाती है। खेरवार जनजाति भौगोलिक विस्तार मध्य प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी, कैमूर पहाड़ी आदि क्षेत्रों में मिलती है। खेरवार जनजाति की पंचायत का मुखिया महतो मांझी जो है कहलाता है। फिर आती है कमार जनजाति। कमार जनजाति की उत्पत्ति महाभारत में कौरव वर्ग से मानी जाती है। कमार जनजाति सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर जिलों में निवास करती है। कमार जनजाति का प्रमुख नृत्य बार कहलाता है। कमार जनजाति के प्रमुख देवता में झगराखंड, बगरा देव, मातिन देवी और बंजारी देवी हैं। पंचायत का मुखिया नोटिया कहलाता है। शौर या सोर जनजाति। सौर या सोर जनजाति मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, शिवपुरी, सागर, दमोह, शिवपुर जिलों में निवास करती है। सौर या सौर जनजाति भवानी देवी की जो है पूजा करती है। इसके बाद आती है अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति जो है गोंड जनजाति की उपजाति है। अगरिया लोग लोहे का आग में गलाकर लोहे की कारीगरी का कार्य करते हैं। अगरिया विश्व में लोहे के प्राचीनतम कारीगर माने जाते हैं। अगरिया की उत्पत्ति आग या अग्नि से मानते हैं। अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता लोहासुर कहलाती हैं, जिनका निवास स्थान धरती की आग की धधकती हुई भट्टियों में माना जाता है। अगरिया लोग लोहासुर देवता को काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं। इसके बाद आती है माझी जनजाति। माझी जनजाति ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, रीवा, भोपाल, जबलपुर, दतिया और इंदौर जिलों में निवास करती है। बिहार जनजाति की बात किया तो बिहार जनजाति मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ और सीधी जिले में पाई जाती है। इसके बाद आती है बिरहोर जनजाति। बिरहोर झारखंड की मूल जनजाति है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में आपके छोटे समूह में यह बिरहोर जनजाति निवास करती है। कोलम जनजाति की बात किया तो नागपुर विदर्भ की जनजाति है। कोलम जनजाति मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी जिलों में निवास करती है। इसके बाद आती है भिम्मा जनजाति। भिम्मा जनजाति मंडला, शहडोल, डिंडोरी में निवास करने वाली घुमंतू जनजाति के रूप में जो है जानी जाती है, ध्यान रखिएगा। ईर, मीना और आपकी पारधी जनजाति विलोपित जनजाति हैं, आपको बता ही चुके हैं। योबा ग्रह की बात किया है। योबा ग्रह आदिवासियों का समृद्ध परंपरागत एक रूप होता है। योबा ग्रह के सदस्य मुक्ता अविवाहित युवक और युवतियां होती हैं। इस संस्था के द्वारा इन्हें जनजाति प्रथा, रीति रिवाज और संस्कृति की शिक्षा जो है दी जाती है, जैसे योबा ग्रह या डॉर्मेट्री के रूप में जाना जाता है। मुड़िया जनजाति का योबा ग्रह घोटल या चौलिक मोटियारी कहलाता है। भारिया का रंगभंग, उराव का धुम कुरिया, मुंडा का गतिओरा और भुइया का थांगर भाषा के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातियों के कलाकार हैं, जैसे बात किया है तो फैमा फतिया कलाकार भील जनजाति के हैं। इनका संबंध झाबुआ से है और पिथौरा चित्रकार जानी जाती हैं। जनगढ़ श्याम का संबंध गोंड चित्रकला से, डिंडोरी से संबंध है, जिला से चित्रकार के लिए जानी जाती हैं। भूरीबाई का भील जनजाति संबंध है, झाबुआ जिले से, पिथौरा चित्रकार के लिए जानी जाती हैं। दुर्गाबाई व्याम का गोंड चित्रकार है, गोंड जनजाति संबंधित है, डिंडोरी जिला से संबंधित है। ठिगना चित्रकार के लिए जानी जाती हैं। जोदैया बाई बैगा जनजाति संबंधित है, उमरिया जिला से, चित्रकार के लिए जानी जाती हैं। अर्जुन सिंह धुर्वे बैगा जनजाति संबंधित है, डिंडोरी जिला से, परधौनी डांस के लिए जाने जाते हैं। शांता भूरिया भील जनजाति संबंधित है, झाबुआ जिले संबंध है, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। कलावती श्याम गोंड जनजाति संबंधित है, डिंडोरी जिला से, चित्रकार के लिए जानी जाती हैं। और नन कुसिया श्याम गोंड जनजाति संबंधित है, डिंडोरी से, चित्रकार के लिए जानी जाती है। सबसे ज्यादा देखा जाए तो इनका संबंध डिंडोरी जिला से ही संबंधित है। लहरी बाई की बात किया, जनजाति बैगा, जिला डिंडोरी, मिलेट ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मिलेट क्यून के रूप में लहरी बाई को जो है जाना जाता है। कुछ जनजाति के सामुदायिक केंद्र हैं, जैसे भील सामुदायिक रेडियो केंद्र मध्य प्रदेश का पहला भाबर अलीराजपुर में है। भारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र बिजोरी छिंदवाड़ा में है। कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र खंडवा में है और सहरिया सामुदायिक केंद्र श्योपुर जिले में स्थित है। जनजातियों निवास स्थान, जैसे भील का निवास स्थान को फाल्या कहते हैं, सहरिया के सहिराना, भारिया का ढाना, बंजारा का टांडा। जनजाति और झूम कृषि, भील जनजाति की झूम कृषि उच्च माता, गोंड की बारी, बैगा की बेबार या पोंडू, भारिया का दहिया के नाम से जो है जाना जाता है। इसके बाद हमारी मध्य प्रदेश में विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु जनजाति समूह के बारे में बात करेंगे। और बात की जाए सबसे पहले घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों के बारे में। वे जातियां जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, उन्हें घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जनजातियां कहलाती हैं। मतलब कि एक स्थान पर न रहकर ये घूमती फिरती रहती हैं, उनको घुमक्कड़ या अर्ध घुमक्कड़ जनजातियां कहते हैं। भीखू रामजी हिदायती आयोग के संबंध में घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के सुधारों से संबंधित आयोग है, जिसका नाम भीखू रामजी हिदायती आयोग है। मध्य प्रदेश में 30 घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जनजातियां पाई जाती हैं। हर साल 31 अगस्त को विमुक्त जनजातियां दिवस के रूप में मनाया जाता है।
विमुक्त जातियों के बारे में बात किया तो मध्य प्रदेश में 21 विमुक्त जनजातियां। देखो घुमक्कड़ जनजातियां की बात किया तो 30 हैं, लेकिन विमुक्त जनजातियों की बात किया तो 21 विमुक्त जनजातियां हैं, जिसमें कालबेलिया, बंजारा, सासी, कंजर, बनछड़ा, मोथिया, भानमत, बगरी, नट, पारधी, बेदिया, हाबुद्दा, भाटू, कुंचबुदिया, बिजोरिया, कबूतरी, सांधिया, पासी, चंद्रवेदिया, बैरागी और सनोरिया है। विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ कल्याण विभाग 22 जून 2011 को गठन किया गया था। विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण करना है। मध्य प्रदेश की 51 जातियां घुमक्कड़, विमुक्त और अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों में सम्मिलित हैं। अब आप कहोगे 51 कैसे, तो 51 ऐसे 30 आपकी उम्र आती है घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु और 21 आपकी हो जाती है विमुक्त जनजाति, तो टोटल 51 हो जाती है। मध्य प्रदेश में राज्य विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जाति अभिकरण का गठन 1996 में किया गया था, जिसमें एक अध्यक्ष 11 सदस्य होते हैं। इसका संचालन जो है विमुक्त अर्ध घुमक्कड़ जनजातियां विकास और अभिकरण के सचिव जो है करते हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना की बात किया तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान की शुरुआत की गई थी 15 नवंबर 2023 को। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीबीटी समाज के मुख्य धारा में लाना है। इसके लिए बजट 24,000 करोड़ रुपए को पेश किया गया था। योजना के क्रियान्वयन में 9 मंत्रालय शामिल हैं। 18 राज्यों और 7 केंद्र पालित प्रदेशों में 75 पीबीटी आदिवासी समुदाय को शामिल किया गया है। प्रावधान है गरीब परिवार को आवास लाभ देना, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, पोषण के अलावा रोजगार के अवसर देना, धन विकास केंद्रों की स्थापना करना, धन उपज व्यापार में तेजी लाना। मध्य प्रदेश में युवा नीति 2023 लाई गई थी 23 मार्च 2023 को। मध्य प्रदेश में युवा कौशल कमाई योजना के नाम से मेधावी विद्यार्थी परिवार की वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर 8 लाख रुपए तक करना है। नीट के आधार पर बनेगी 2 मेरिट लिस्ट को सूचीबद्ध 95% नीट से, दूसरी सूची 5% सरकारी स्कूलों में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। सरकारी नौकरी में 1 टाइम एग्जाम फीस स्कीम को लागू करना है। 1000 जनजातीय युवा कलाकारों को 3 महीने की अवधि के लिए 10,000 रुपए फेलोशिप प्रदान करना है। 100 करोड़ रुपए की लागत से स्टूडेंट इनोवेशन फंड बनाया जाएगा। युवा आयोग का पुनर्गठन किया जाएगा। हर साल खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा और पृथक रूप से युवा बजट का निर्माण भी किया जाएगा। कर रहे हैं मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम जनजाति परंपराओं की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की जनजातियों की एक अपनी विशिष्ट संस्कृति है, देखने को मिलेगी और उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परंपराएं भी देखने को मिलती हैं। अब एक एक करके बात करें तो मेयारी, किसकी बात करिए, मेयारी। मेयारी जो होता है वो कोरबा जनजाति में विधवा पुनर्विवाह को मेयारी जो है कहा जाता है और कुछ स्रोतों में मेयारी का अर्थ पंचायत भी बताया गया है। अब देखो ऐसे शब्दों को डायरेक्ट तौर पर एग्जाम में आप देखोगे तो आते हैं प्री में, है ना, पीटी के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा आता है गाथा गातला। गाथा गातला जो शब्द है भील जनजाति में किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होने पर स्मृति के तौर पर पत्थर या लकड़ी के मृतक स्तंभ को गाड़ते हैं, उसको गाथा या गातला कहते हैं। एक शब्द आता है नवाखानी, जो कि भारिया जनजाति क्षेत्र में फसलों की पूजा का त्योहार के तौर पर बनाया जाता है, उसको नवाखानी कहते हैं। एक नाम आता है सुपातुमा। सुपातुमा जो होता है बैगा जनजाति में जादू की एक प्रचलित पद्धति होती है, जिसका उपयोग नाड़ी देखकर दुष्ट आत्माओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। एक हलमा नाम आता है, जो कि भील समुदाय में जल संरक्षण से संबंधित प्राचीन परंपरा को हलमा कहते हैं। चडौली प्रथा की बात किया तो कोरकू अपने पूर्वजों को पितृ के रूप में शामिल करने के लिए जो है मानते हैं, उनको चडौली प्रथा कहते हैं। इसी तरह एक नाम आता है छेरता। छेरता जो है बैगा जनजाति के गांव के टूरा टूरी लड़के लड़की जो होते हैं साधु के वेश में गाना गाते रहते हैं। एक आता है घोटुल प्रथा, जो कि माड़िया या मुरिया जनजाति में प्रचलित है। मुंडा का मतलब होता है गतियोरा, भुइया, धंगर बस्सा, उराव, धुमकुरिया और नागांव मोरुंग जो है कहा जाता है। सामरा प्रथा की बात करें तो बैगा जनजाति की मृतक संस्कार को सामरा प्रथा कहते हैं। बिदरी पर्व, बैगा और भारिया जनजाति में यह पर्व अच्छी फसल के लिए बीज बोने से पहले ही उनकी पूजा पाठ की जाती है, जिसे बिदरी पर्व कहते हैं। गुड़ी जनजातियों में जो मातृ देवी को मनाने की जो प्रथा होती है, उसे उनका मंदिर गुड़ी जो है कहलाता है। चिथोड़ा विवाह, ये तो सभी लोग ज्यादातर जानते होंगे। चिथोड़ा विवाह कोरकू जो होते हैं पटेल गांव में 2 व्यक्तियों को विवाह की बातचीत करने के लिए लड़की के यहाँ भेजते हैं, जिसे चिथोड़ा विवाह कहा जाता है और इन दोनों मध्यस्थ व्यक्तियों को ही चिथोड़ा के नाम से बोला जाता है। गोदना, ये भी सबसे ज्यादा फेमस है। गोदना जो है गोंड, दोहरा जट गोदना, मंजवार जट गोदना, उराव माथे पर 3 रेखाओं वाले गोदने को कहते हैं। गोदनहारी या गुदनारी मलार जाति की महिलाएं गोदने का कार्य करती, जिन्हें गोदनहारी कहा जाता है। भीली ढाबा, भील जो है जनजाति में ढाबा बनाने या देवताओं को चढ़ाने के लिए, कोई एक तरीके से कोक होते, कोक देवताओं को चढ़ाने के लिए प्रथा है। ढाबा छोटे मंदिर, बौद्ध स्तूप की आकृति जैसे होते हैं, जिसे भीली ढाबा कहा जाता है।
बागडूमा, वनों में किसी वृक्ष के नीचे पत्थर या मिट्टी से बनाए गए मंदिर को बागडूमा कहते हैं। और पोला पर्व खेती किसानी से जुड़ा त्योहार है। यह भादों के महीने में कृष्ण अमावस्या को महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में मनाए जाने वाले पर्व को भोला पर्व कहते हैं। भोला पोला पर्व हो जाएगा, हलमा हो जाएगा, गाथा गतला हो जाएगा। चित्र शायद आपको साफ नहीं दिखा पा रहे होंगे, तो आप थोड़ा सा नेट से भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ विशिष्ट कलाओं के बारे में, जिसमें सबसे पहले लोक गायन आ जाएगा, जनजाति नृत्य कला, नाट्य कला, चित्रकला और जनजाति साहित्य के बारे में बात करेंगे। देखो एक चीज आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट है, ऐप आ चुका है हमारा यूपीएससी नट। यूपीएससी नट ऐप डाउनलोड कहाँ से करना है, डिस्क्रिप्शन में एक तो हमने लिंक दे दिया, लिंक से भी कर सकते हो, प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना है यूपीएससी नट, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। एमपीपीएससी के लिए हम फिल्म्स प्रैक्टिस सीरीज हम चला रहे हैं, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर हम यूनिट वाइज एमसीक्यू जो है आपको लगवा रहे हैं। तो आप एक बार जाके ये ऐप पर जाना है, ऐप पर जाने के बाद एमपीपीएससी फिल्म्स प्रैक्टिस सीरीज को ज्वाइन कर लेना है, एक बार देख भी लेना है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। और बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है, बहुत सारे बच्चे इसमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले हम विशिष्ट आपकी बात किया कलाओं में, तो लोक गायन की बात किया तो पंडवानी गायन। पंडवानी जो गायन है, प्रधान जनजाति गोंड द्वारा पांडवों की कथा सुनाई जाती है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों में पंडवानी गायन किया जाता है। महाभारत की कथाएं सुनाई जाती हैं, जिसका मुख्य किरदार भीम का होता है। गायन शैली उच्च स्वर सहित कथा गायन शैली होती है। पंडवानी गायन में तंबूरा वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख गायक की बात किया तीजन बाई, झाडू राम, देवांगन प्रमुख है। इसके बाद बात किया है तो ददरिया गीत। ददरिया जो गीत है वो बैगा जनजाति के द्वारा गाया जाता है। इसमें सवाल जवाब की शैली देखी जाती है। रैलो गायन भील एवं कोरकू जनजाति के लोगों को द्वारा गाया जाने वाला कौन सा रैलो गायन है, और यहाँ पर नव युवक और युवतियां जो हैं भाग लेती हैं। फाग गायन सहारिया एवं अन्य जातियों के द्वारा होली के अवसर पर राधा कृष्ण की लीलाएं जो हैं गीत गाए जाते हैं, जिसे फाग गायन कहते हैं। इसमें ईश्वरी फाग, ठाकुर बाग एवं राई फाग प्रमुख है। गायन शैली उच्च स्वर में पुरुष प्रधान सामूहिक गायन शैली होती है। एक आता है घोटुल पाटा गायन, जो कि मुंडिया एवं गोंड जनजाति के बुजुर्गों के द्वारा गाया जाता है। यह एक शोक गीत होता है और मृत्यु के अवसर पर घोटुल पाटा गायन को गाया जाता है। इसमें राजा जोलोंग साम साय की कथा का गायन किया जाता है और गायन शैली सामूहिक गायन शैली होती है। अब हम बात करें जनजाति नृत्य कला की, तो सबसे पहले भगौरिया नृत्य आता है। भगौरिया नृत्य की शुरुआत जो है परमार वंश के राजा भोज के द्वारा की गई थी। भगौरिया भील जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाला 7 दिनों का एक पर्व होता है, जिसमें भगौरिया नृत्य का आयोजन होली के एक सप्ताह पूर्व फागुन मास में मनाया जाता है। भगौरिया नृत्य मालवा क्षेत्र के 20 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। इसमें नव युवक और युवतियां अपने जीवन साथी का चुनाव भी करती हैं। वाद्यंत्र में मादंग, ढोल, थाली, सहनाई आदि का जो है प्रयोग किया जाता है। भगौरिया पर्व 3 चरणों में होता है, गुलालिया, गोल गधेड़ो एवं उजाड़िया। ये तीनों एक लाइन से भी याद कर लेना, एग्जाम में आते हैं। दूसरा नृत्य आता है कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य बेंगा एवं गोंड जनजाति के द्वारा की जाता है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। कर्मा नृत्य वर्षा ऋतु के अलावा सभी ऋतुओं में मना किया जाता है। कर्मा नृत्य आदिवासी नृत्यों का राजा भी कहा जाता है। कर्मा नृत्य को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल भी किया गया और पहला आदिवासी नृत्य है। तीसरा आता है लहंगी नृत्य। लहंगी नृत्य सहारिया जनजाति के द्वारा एक पुरुष प्रधान लोक नृत्य होता है। भुजरिया सावन माह में जो है इसको किया जाता है। तेज लय, घुमाव, ऊर्जा से भरपूर होता है। ढोलक मांदर की धुन पर प्रस्तुति होती है। संस्कृति संरक्षण और राष्ट्रीय मंचों पर जो है इसकी प्रस्तुति को किया जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में कुछ जनजाति व्यक्तित्व है, जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व, उसके बाद कला और संस्कृति संबंधी व्यक्तित्व और राजनीतिक और सामाजिक व्यक्तित्व। सबसे पहले हम ऐतिहासिक व्यक्तित्व की बात की जाते हैं, तो संग्राम सहाय का जो शासनकाल रहा है 1513 से 1543 ईस्वी तक रहा है। संग्राम सहाय गोंडवाना साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। बावन गढ़ाधिपति इन्हें कहा जाता था। धमौनीगढ़ सागर, सिंगौरगढ़ दमोह, राहतगढ़ सागर, चौरागढ़ नरसिंहपुर आदि के लिए इनको जाना जाता है। इन्होंने मदन महल जबलपुर को अपनी राजधानी बनाया था। संग्राम सहाय को शाही की जो उपाधि है सिकंदर लोधी के द्वारा दी गई थी। इनके द्वारा रस रतन माला नामक ग्रंथ की रचना की गई है। और संग्राम सहाय को पुलसत्वंशी एवं आमरण दास भी कहा जाता है। संग्राम सहाय की फोटो भी आप परिचित हो सकते हो। रानी दुर्गावती, अब रानी दुर्गावती के बारे में जरूरी है, क्योंकि 5 अक्टूबर 1524 को बांदा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। सालीबहान चंदेल वंश के इनके पिता थे। गौंड शासक दलपत साय से इनका विवाह हुआ था, मतलब इनके पति थे। इन्होंने चौरागढ़ किले को अपनी राजधानी बनाया था। इनके दरबारी कवि महेश ठाकुर ने तत्व चिंतामणि की रचना भी की है। रानी दुर्गावती एवं आशफ खां अकबर के सेनापति के मध्य में युद्ध हुआ था, नरी के युद्ध के नाम से 24 जून 1564 को, जिसमें रानी दुर्गावती वीरगति को प्राप्त हुई थी। 24 जून को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है और रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर के बरेला ग्राम में है।
5 अक्टूबर 2024 को रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती का आयोजन किया गया था। जबलपुर एयरपोर्ट और मदन महल फ्लाईओवर को वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम से अब जाना जाएगा। फिर ये क्या हो गया, ये तो कट ही गया है। चलिए खैर कोई बात नहीं, एक नाम होगा, कट गया है। फिर आते हैं जनगण सिंह श्याम। जनगण सिंह श्याम की बात किया तो 1962 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था पाटनगढ़ गांव डिंडोरी में। इनका निधन 2001 में मिथिला संग्रहालय जापान में इनका जो है निधन हो गया था। इसके बाद इनका संबंध जो है गोंड जनजाति से देखने को जो है मिलता है। इन्होंने गोंड चित्रकला में सर्वप्रथम कागज एवं कैनवास का जो है उपयोग किया था। भारतीय कला के स्कूल जंगल कलाम के निर्माता के रूप में इनको जाना जाता है। फरवरी 1982 में इन्होंने मध्य प्रदेश की विधानसभा भोपाल भारत भवन के गुंबद को चित्रित किया था। 1986 में जनगण को शिखर सम्मान समिट अवार्ड से भी सम्मानित जो है किया गया था। इसके बाद कुछ राजनीतिक और सामाजिक व्यक्तित्व आते हैं, जैसे अमृतलाल विठल दास ठक्कर। भावनगर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। आदिवासियों का अमृतलाल विठल दास ठक्कर को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। ठक्कर बाबा के नाम से मशहूर हैं। ट्राइब्स ऑफ इंडिया 1950 में उन्होंने पुस्तक लिखी है। प्रसिद्धि जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया है। वे भारतीय संविधान के सदस्य भी रहे थे। उसके बाद बालेश्वर दयाल की बात किया तो इटावा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कर्मस्थली मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में रही है। बालेश्वर दयाल प्रसिद्ध समाजसेवी नेता भी थे। भीलों का गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनका निधन वर्ष 1998 में हो गया था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के बारे में। मध्य प्रदेश में आदिवासी वित्त विकास निगम की स्थापना 1994 में की गई थी, जिसका मुख्यालय जो है भोपाल में है। उद्देश्य क्या था? आदिवासियों का सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक कल्याण करना। इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में की गई है। अनूपपुर अमरकंटक मुख्यालय है। आदिवासी लोक संस्कृति, कला, विरासत, शिल्प कौशल के साथ साथ उच्च शिक्षा को प्रदान करना। इसके बाद संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना की गई थी भोपाल में, मध्य प्रदेश सरकार और सिंगापुर सरकार की सहभागिता से। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों के संबंधित रोजगार एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए यह हर साल 10,000 युवाओं को प्रशिक्षित जो है करने का लक्ष्य रखता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में प्रमुख कुछ संग्रहालय हैं, जैसे श्री बादल भोई राज्य जनजातीय संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1954 छिंदवाड़ा में की गई थी। 1975 में इसका नाम बदलकर राज्य संग्रहालय कर दिया गया है। 8 सितंबर 1997 को नाम बदलकर बादल भोई जनजातीय संग्रहालय जो है कर दिया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना 21 मार्च 1977 को भोपाल में की गई है और यह एशिया में मानव जीवन के विकास को दर्शाने वाला सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत के विशेष संदर्भ में मानव और संस्कृति के विकास के लिए इतिहास को प्रदर्शित करना। यहाँ पर 32 प्रौद्योगिक चित्रित शैलाश्रय स्थित है। सहरिया संग्रहालय की स्थापना 1990 में की गई थी। स्थान श्योपुर में सहरिया जनजाति संस्कृति के संरक्षण एवं शोध कार्य करने के लिए इसकी स्थापना श्योपुर जिले में जो है की गई है। इसके बाद आदिवर्त लोक एवं जनजाति संग्रहालय की स्थापना 2001 में की गई थी। छतरपुर जिले के खजुराहो में इसकी नोडल एजेंसी मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। जनजाति संग्रहालय की स्थापना 2013 में की गई थी भोपाल में। इसका डिजाइन रेवती कामत के द्वारा जो है किया गया था। जनजातियों संबंधी कुछ प्रकाशन है, जैसे बात किया है वन्या प्रकाशन। वन्या प्रकाशन की स्थापना 25 मार्च 1980 को भोपाल में की गई है। यह जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश का प्रकाशन प्रतिष्ठान है। मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति संबंधित श्रेष्ठ साहित्य को आदिवासी समाज में पहुंचाना है। इसके द्वारा सामुदायिक रेडियो का संचालन भी जो है किया जाता है। मध्य प्रदेश में जनजातीय लोक कला और बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल में स्थापना की गई थी 1983 में चौमासा के नाम से। आदिरंग पोर्टल की बात किया है तो वन्या प्रकाशन द्वारा इसको निर्मित किया गया है जनजातीय शिल्प कलाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए। इसी तरह मध्य प्रदेश में जनजातीय अनुसंधान और विकास संस्था को बढ़ावा देने के लिए अगरिया, इंदल, प्रकृति पूजा, बैगानी शब्दकोश के लिए विकास किया गया है। इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना अमरकंटक में की गई है। मैकल मीमांसा 2009 में और मैकल इनसाइट में। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के द्वारा कुछ आपके फैक्ट है। आदि कर्मयोगी मिशन 17 सितंबर 2025 को धार जिले के मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत की गई। यह दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय जमीनी स्तर का नेतृत्व मिशन है। कवरेज 30 राज्य कैंसा से प्रदेश के साथ साथ 1 लाख गांव 11 करोड़ नागरिकों को कवरेज किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है सेवा, समर्पण, संकल्प के माध्यम से उत्तरदायी शासन और अंतिम छोर तक योजनाओं की 100% सेवा को प्राप्त करवाना। इस मिशन भारत के 2047 जो है विजन का जो है जुड़ा हुआ है। आदि सेवा पर्व की बात किया 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक इसकी शुरुआत की गई थी। जनजातीय समुदायों को सरकारी योजनाओं से सीधे जोड़ना। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि अभियान आदिवासी समुदायों और सरकारी योजनाओं के बीच सेतु का कार्य करेगा। इसके बाद जनजातीय गौरव वर्ष 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक के लिए
किया जा रहा है। आदि कर्मयोगी अभियान इस उत्सव की ऐतिहासिक पहल के रूप में जो है शुरुआत किया गया है। तो आज हमने यहाँ पर अपने जनजातियों संबंधित पूरे चैप्टर की जो है बात कर ली है। छोटा सा एक ग्लिच आ गया था, वो आप लोगों ने थोड़ा सा मैनेज कर लिया होगा, आई थिंक, मानता हूँ, है ना। उसको कहीं भी लगा लेंगे, पता नहीं कैसे वो स्किप हो गया, इतना सा कट गया है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें हम मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति के बारे में बात करेंगे, और कुछ ही वीडियो आने वाली हैं जिसकी पूरा ये बुक जो है कवर हो जाएगी। और भी चीजें आप लोगों के लिए आपको चाहिए है तो हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नट, जिस पर आप एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज हो गया उसको भी जो है ज्वाइन जो है कर सकते हो। तो अभी चली जाइए ऐप पर टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन कर लेना, जिसमें आपको आकार, एमजीआईसीएस, एसजेएम, सफलता, चैंपियन, कर्मा, कई सारी कोचिंग की टेस्ट सीरीज जो है आपको मिल रही है। आज के लिए यहीं पर समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।